Hi, welcome to slot 2 of the problem session of SCV, and presently we are covering the chapter 5 Newton's laws of motion from H.C. Verma volume 1. So see, problem number 12 says a man has fallen into a ditch of width D and two of his friends are slowly pulling him out using a light rope and two fixed pulleys as shown in the figure, so that the force assumed equal for both the friends exerted by each friend on the road increases as the man moves up. Find the force when the man is at a depth h. तो यहाँ पे आप देख सकते हो देयर इज अ मैन हु हैज फॉलन इनटू अ डिच. डिच का मतलब क्या हो गया? गड्ढा. ठीक है. तो एक आदमी डिच में गिर गया है और दो इसके फ्रेंड्स हैं जो इसको पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं. ठीक है. और आपसे कहा गया है कि ये दोनों जो फ्रेंड्स हैं ये जो रोड पे फोर्स लगा रहे हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड की है. ठीक है. और आपको पहली चीज तो ये प्रूव करनी है कि जैसे जैसे ये आदमी ऊपर आएगा जो ये फोर्स रोड पे लगा रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा. दूसरा आपको वो फोर्स पता लगाना है जब इसकी डेप्थ h होगी. पहले तो अब यहाँ पे एक कंसेप्ट समझ लो कि मान लो जैसे आप रोड पे खड़े हुए हो, ठीक है, और आपने एक स्ट्रिंग को वॉल से बांध दिया. से यू आर स्टैंडिंग ऑन द रोड और आप एक स्ट्रिंग को वॉल से टाई कर देते हो, बांध देते हो. ठीक है. सपोज दिस इज यू और आपने एक रोप को या स्ट्रिंग को जो भी आपको उसको आपने ऐसे वॉल से बांध रखा है. ठीक है. अभी आप क्या कर रहे हो? आप स्ट्रिंग को पुल कर रहे हो, खींच रहे हो. तो जब आप स्ट्रिंग को पुल करोगे स्ट्रिंग आपको पुल करेगी बाय थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन. और जितनी फोर्स से आप स्ट्रिंग को पुल करोगे वो स्ट्रिंग की टेंशनल फोर्स होगी. यस और नो? तो इफ यू आर पुलिंग द स्ट्रिंग विद द फोर्स T, दिस इज द पुलिंग फोर्स. सो दिस विल बी व्हाट? द टेंशनल फोर्स इन स्ट्रिंग. यस और नो? ना, ये आपके स्ट्रिंग की टेंशनल फोर्स हो जाएगी. यानी अगर आप स्ट्रिंग पे टी बनाओगे तो लेफ्ट साइड बनेगा. नाउ बाय थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन अगर आप अपने पे देखो, अगर हम आपको सब्जेक्ट लेते हैं, आपको ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, तो आप पे स्ट्रिंग इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगी. यानी आप पे स्ट्रिंग एक टी लगाएगी किधर? राइट साइड. ठीक है. स्ट्रिंग आपको पुल कर रही है. अब देखो आप पे ग्राउंड एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा अपवर्ड जो आपके वेट को बैलेंस किया हुआ है, क्योंकि वर्टिकल आपका कोई मोशन नहीं हो रहा है. ठीक है. तो नॉर्मल फोर्स ने वेट को बैलेंस कर रखा है. अब देखिए अगर ये परफेक्टली स्मूथ सरफेस होगा तो टी को बैलेंस करने के लिए कोई भी फोर्स नहीं होगी. यानी अगर आप स्मूथ सरफेस पे खड़े होगे तो आप रेस्ट पे रुक ही नहीं सकते, आप रेस्ट पे रह ही नहीं सकते. जैसे ही आप स्ट्रिंग को पुल करोगे स्ट्रिंग आपको पुल करेगी और आप राइट साइड स्लाइड कर जाओगे. ठीक है. अगर आप रेस्ट पे हो, इफ यू आर स्टैटिक, अगर आप रेस्ट पे हो इसका मतलब है कि कोई ना कोई फोर्स है जो टी को बैलेंस कर रही है, तभी तो आप इक्विलिब्रियम में मेंटेन होगे. और वो फोर्स कौन होगी? वो होगी फ्रिक्शनल फोर्स जो ग्राउंड आप पे टेंजेंशियल फोर्स लगाएगा. ठीक है. लाइक दिस. ठीक. तो दिस इज द tangential force exerted by the ground on you which is called a frictional force as we have seen in Newton's laws fundamentals कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स होती है उसको आप दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हो. एक तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस जो नॉर्मल फोर्स कहलाती है, दूसरा टेंजेंशियल टू द सरफेस जो फ्रिक्शनल फोर्स कहलाती है. तो आप तभी रुकोगे जब आप स्ट्रिंग को पुल करोगे, स्ट्रिंग आपको पुल करेगी. और अगर आप रुके हुए हो तो इसका मतलब है कि ग्राउंड आप पे फ्रिक्शन लगा रहा है जो टेंशनल फोर्स को आप पे बैलेंस कर रखा है. यानी यू कैन से इन दिस केस F विल बी इक्वल टू व्हाट? T. श्योरली आप कह सकते हो कि F की वैल्यू वही होगी जो T की वैल्यू होगी. ठीक है. तो एक तो इस फंडामेंटल कंसेप्ट का इस प्रॉब्लम में हम यूज करेंगे. दूसरा क्या होगा? देखिए जब भी आपको कोई लैंग्वेज दी होगी कि समथिंग इज स्लोली मूविंग, ठीक है, आगे भी कई प्रॉब्लम में और सिचुएशन में ये लैंग्वेज हमें मिलेगी. तो जब भी हमें कोई लैंग्वेज दी होगी कि समथिंग इज स्लोली मूविंग, तो वी कैन अज्यूम दैट एट ईच इंस्टेंट आप मान सकते हो कि ये इक्विलिब्रियम में होगा. एट ईच इंस्टेंट इट कैन बी treated to be in इक्विलिब्रियम. ओके. यानी इस पे जो नेट फोर्स होगी वो हम जीरो ले लेंगे.
तो कहीं पे भी अगर हमें ये सिचुएशन मिलेगी कि समथिंग इज स्लोली मूविंग, सो वी विल ट्रीट इट इन इक्विलिब्रियम, और हर एक इंस्टेंट में हम उसमें मानेंगे कि जो नेट फोर्स है वो जीरो लग रही है। ठीक है, तो अब आते हैं इस प्रॉब्लम पे। मैंने आपको दो बैकग्राउंड कंसेप्ट्स बता दिए जो हम प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखो, दो फ्रेंड है, वो दोनों स्ट्रिंग को पुल कर रहे हैं। अब अगर ये स्ट्रिंग को पुल कर रहे हैं, आप समझो, तो अगर आप किसी भी एक फ्रेंड का एफबीडी बना दो, क्योंकि दोनों की जो फोर्सेस है वो सिमेट्रिकल है, मिरर इमेज है, तो अगर ये स्ट्रिंग को टी से पुल करेगा तो स्ट्रिंग इसको टी से पुल करेगी, या सुनो, स्ट्रिंग इसे इधर टी से पुल करेगी। मैं इस आदमी का एफबीडी बना रहा हूं, ठीक है, और ग्राउंड इस पे, रोड या ग्राउंड इस पे एक टेंजेंशियल फोर्स लगाएगा एफ, और सिंस ही इज एट रेस्ट, तो श्योरली यू कैन से एफ विल बी इक्वल टू टी ना, यानी जो रोड इस पे टेंजेंशियल फोर्स लगा रही है वो टेंशनल फोर्स के ही इक्वल होगी। और आपको इसी फोर्स की बात हो रही है, ये इसी फोर्स के बारे में बात हो रही है कि आपको ये प्रूफ करना है कि जैसे जैसे जो डिच में आदमी गिरा हुआ है, ये जैसे जैसे ऊपर आएगा एफ की वैल्यू बढ़ेगी। साथ में प्रॉब्लम ने आपको ये भी कह रखा है कि दोनों फ्रेंड्स जो ग्राउंड पे फोर्स लगा रहे हैं वो इक्वल है। ठीक है, अब इस पे देखो, इधर टी लगेगा, ग्राउंड इस पे, इधर एफ लगाएगा, और इन लोग जो ग्राउंड पे लगाएंगे बाय थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, वो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे। तो ग्राउंड ने इस पे एफ इधर लगाया, तो ये ग्राउंड पे एफ इधर लगाएगा लेफ्ट साइड। ग्राउंड ने इस पे एफ राइट लेफ्ट साइड लगाया, तो ये ग्राउंड पे एफ राइट साइड लगाएगा ना। ये तो न्यूटन थर्ड लॉ से इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस बन रही है। तो एक चीज तो समझ में आ रही है कि दोनों स्ट्रिंग में टी सेम होगा, क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम में ऑलरेडी कह दिया है कि जो ये दोनों बंदे जो इसके फ्रेंड्स है, वो जो रोड पे फोर्स लगा रहे हैं वो आप दोनों के लिए इक्वल मान लीजिए, यानी ये अगर एफ लगा रहा है तो ये भी एफ है, एंड सिंस एफ इज इक्वल टू टी, तो दोनों स्ट्रिंग में टी सेम होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इस स्ट्रिंग में टी की वैल्यू अगर टी है तो इधर वाले में भी टी ही होगी। अब आप देखिए, अगर आप इधर एक वर्टिकल लाइन बना लो, अगर आप इधर वर्टिकल लाइन बना लेते हो, एंड बाय द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द फिगर यू कैन से कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, अब आप देखिए, जो आदमी डिच में है, अगर तुम उसका एफबीडी बनाते हो, एफबीडी ऑफ मैन इन डिच, तो इस पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगी, तो आप कहोगे इस पे एक फोर्स तो इसका वेट लगेगा। ठीक है, मान लीजिए मैं यहां पे एक फोर्स इसका वेट लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, और आप देख सकते हो दोनों स्ट्रिंग इसे खींचेंगे, पुल करेंगे। स्ट्रिंग हमेशा पुलिंग फोर्स लगाती है, तो इधर वाली स्ट्रिंग इसको टी से खींचेगी, इधर वाली स्ट्रिंग इसको टी से खींचेगी, और ये दोनों एंगल इक्वल है, थीटा थीटा। तो इफ यू टेक द कंपोनेंट, और ये इसका वेट हो गया कितना, mg, स्मॉल mg, तो ये उस आदमी का आपने एफबीडी बनाया है जो डिच में है। तो देखो, अगर आप कंपोनेंट लेते हो तो टी के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स आप ले सकते हो। दिस विल बी व्हाट, टी साइन थीटा, दिस विल बी टी साइन थीटा, और देखो ये क्या आएगा, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, तो दोनों टी कॉस थीटा एड अप करके क्या बन जाएंगे, 2t cos थीटा। Now suppose this is x-axis and this is y-axis, and already the problem says he is being pulled slowly, और अभी मैंने आपको बताया जब ये कहा जाएगा something is being pulled slowly, तो आप उसको इक्विलिब्रियम में एज्यूम कर लोगे। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में होगा तो द नेट फोर्स विल बी जीरो सिंस द मैन इज बीइंग पुल्ड स्लोली, और अगर नेट फोर्स किसी सिस्टम पे जीरो है तो ये x पे भी जीरो होगी और y पे भी। देखो, अगर तुम x पे जीरो करोगे तो तुम्हें कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, वो अपने आप जीरो आ रही है। तुम देख रहे हो यहाँ पे जो नेट फोर्स x पे है वो है टी साइन थीटा माइनस टी साइन थीटा, तो ये तो ऑलरेडी जीरो आ रही है, इससे तुम्हें कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिली। अगर आप नेट फोर्स y पे जीरो इक्वेट करते हो तो आपको t की वैल्यू मिल जाएगी। तो पॉजिटिव y पे वी हैव 2t cos थीटा, ठीक है, एंड नेगेटिव y पे वी हैव स्मॉल mg, दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो देयरफॉर t विल बी इक्वल टू व्हाट, mg डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा। ये आ गई आपकी t की वैल्यू। ठीक है, तो दिस इज द टेंशनल फोर्स इन द स्ट्रिंग जो थीटा पे डिपेंड कर रही है, और थीटा क्या है कि स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है। खैर, हमें तो एफ पता लगाना है, हमें तो ये पता लगाना है कि जो इसके फ्रेंड्स है वो ग्राउंड पे, रोड पे कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रही है, एंड वी हैव ऑलरेडी सीन दैट एफ इज इक्वल टू टी, तो यू कैन से इट इंप्लाइज दैट
F, that is the force exerted by the friend on the road, will be T, that is same as mg divided by 2 cos theta. तो ये आपके F की वैल्यू आ गई, राइट। अब देखिए आपको पहले पार्ट में ये प्रूव करना है कि एज द मैन इज पुल्ड अप, जैसे जैसे वो जो डेच में आदमी है वो ऊपर आएगा F की वैल्यू बढ़ेगी। और सेम एज द मैन इज बीइंग पुल्ड अप, तो देखो जैसे जैसे जो डेच में आदमी है ये ऊपर आएगा, एंड थीटा इज डिनोटिंग द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल, ठीक है ना। तो जैसे जैसे ये ऊपर आ रहा है, मान लो ये आदमी को मैं पार्टिकल दिखा रहा हूं जो डेच में था। अब आप देखिए T1 टाइम पे ये नीचे था और ये पुल अप हो रहा है, T2 टाइम पे यहां आ गया, T3 टाइम पे यहां आ गया। तो देखो ये जो आप देख रहे हो जो थीटा एंगल है ये क्या होता जा रहा है, कैन वी से जैसे जैसे ये आदमी ऊपर आ रहा है जो थीटा एंगल है ये बढ़ रहा है ना, जो एंगल थीटा है स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ बना रही है वो बढ़ रहा है। तो एज मैन इज बीइंग पुल्ड अप, एज मैन इज पुल्ड अप थीटा इंक्रीजेस। अब देखिए वी नो थीटा अगर बढ़ता है और एक्यूट एंगल है, क्योंकि यहां से जब ये ऊपर आएगा तो मैक्सिमम थीटा 90 हो सकता है जब इस लेवल पे आ जाएगा। तो थीटा का जो बिहेवियर है वो एक्यूट एंगल की रेंज में ही है। और हमें अपनी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की मालूम है कि अगर थीटा एक्यूट एंगल की रेंज में बढ़ता है तो कॉस थीटा की वैल्यू कम होती है। अब यहाँ पे देखो जब आदमी ऊपर आएगा थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा की वैल्यू कम होगी। अब अगर कॉस थीटा की वैल्यू कम होगी एंड एफ इज प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि mg और 2 में तो कांस्टेंट है उसमें कोई चेंज आएगा नहीं, तो mg इज प्रोपोर्शनल टू 1 by cos थीटा, एंड सिंस दिस इज डिक्रीजिंग देयरफॉर f इज इंक्रीजिंग। तो एक तो प्रूविंग ये हो गई कि एज द मैन इज बीइंग पुल्ड अप जो f की वैल्यू होगी वो बढ़ेगी। समझ गए, यही प्रूविंग करनी थी ना। ये आपकी सीधे एक्सप्रेशन से हो गई क्योंकि f के में cos थीटा डिनोमिनेटर में आ रहा है और एज द मैन इज बीइंग पुल्ड अप the value of theta will be increasing, so cos theta will be decreasing, so denominator will be decreasing, so f will be increasing. सेकंड पार्ट में आपसे ये पूछ रहा है कि आपको ये बताना है कि जब वो बंदा जो डिच में है उसकी डेप्थ h है तो इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। आपको बताना है कि जब ये जो भी बंदा डिच में है, मान लो ये आदमी था और इसको दो लोग पुल कर रहे थे, तो अगर ये डिच में है और इसकी इस समय जो डेप्थ है डिच में वो कितनी दी हुई है आपको, h दी हुई है। तो इस केस में आपसे पूछ रहा है कि ये जो रोड पे इन लोग फोर्स लगाएंगे यानी f की वैल्यू कितनी होगी, और आपको डिच की विड्थ कितनी दी थी, d। तो अगर ये d है तो दिस विल बी व्हाट, d/2। तो अब देखो आपने f की वैल्यू तो निकाल ली थी, f किस में आया, cos थीटा में, तो सिंपली आपको ज्योमेट्री का यूज करना है, cos थीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। तो यू कैन सी यू आर हैविंग अ राइट एंगल ट्रायंगल। जब आपका बंदा जो डिच में वो d डेप्थ पे होगा तो एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और थीटा के लिए ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर d/2। ये डेप्थ आपको दी है h, तो ये थीटा के लिए क्या हो गया, बेस। तो व्हाट विल बी द हाइपोटेन्यूज, d/2 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अंडर रूट। तो जब डिच वाला आदमी h डेप्थ पे होगा तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos थीटा, बेस दैट इज h डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज d/2 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होल अंडर रूट, यानी ये आ जाएगा h डिवाइडेड बाय d स्क्वायर बाई 4 प्लस h स्क्वायर अंडर रूट। तो ये कितना हो जाएगा, h डिवाइडेड बाई, अब देखिए हो जाएगा d स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर रूट, और 4 का रूट हो जाएगा 2, ये 2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो 2h डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपकी cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब अगर इसको हम f वाले एक्सप्रेशन में लिख देते हैं ये, तो आपको f की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस केस में f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, विल गेट mg डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ cos थीटा यानी 2h डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस
4h square under root. So in this case, when the man is at a depth of h, you will get this will be as d square plus 4h square multiplied by weight of the man mg divided by 4h. So that is the answer to the second part. That is, what is the value of the force exerted on the road when the man is at a depth of h. अगर इसमें टेंशनल फोर्स भी पूछा जाए तो सेम आंसर होगा, क्योंकि वी हैव सीन F इज इक्वल टू व्हाट, T. ओके, तो ये आपकी प्रॉब्लम नंबर 12 थी फ्रॉम एससीवी न्यूटन्स लॉज. ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं. Okay, now let's see the next problem, problem number 13. The elevator shown in the figure is descending with an acceleration of 2 meters per second square. The mass of the block A is 0.5 kg. What force is exerted by the block A on the block B? So in this figure, you can say there is an elevator in which two blocks are kept, A and B. A is kept over B, ठीक है? और आपको पूछ रहा है what is the force exerted by A on B? अब ये तो पक्का है कि A और B आपस में प्रेसिंग फोर्स लगाएंगे, नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे. जितना B A पे लगाएगा बाय थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, उतना ही A B पे लगाएगा. तो हमें इस प्रॉब्लम में यही नॉर्मल फोर्स पता लगानी है A और B के बीच की. अब देखिए, अगर सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम का रोड मैप देखें तो हमारे पास चॉइस है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की. वी हैव अ चॉइस फॉर 2 फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस. आप इस प्रॉब्लम को ग्राउंड फ्रेम से भी सॉल्व कर सकते हो और एलिवेटर के फ्रेम से भी सॉल्व कर सकते हो. अगर आप इसे ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करोगे तो वो इनर्शियल फ्रेम होगा, आपको सीडो फोर्स बनाने की नीड नहीं होगी. वी ऑल नो ग्राउंड फ्रेम इज एन इनर्शियल फ्रेम. However, if you are solving the problem from the frame of elevator, since the elevator is an accelerating frame, तो ये कैसा फ्रेम हो गया है, नॉन इनर्शियल. तो अगर आप एलिवेटर के फ्रेम से प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो हमें एक सीडो फोर्स भी बनाना होगा, तभी आप न्यूटन्स लॉ को अप्लाई कर सकते हो. तो वी हैव अ चॉइस, वी कैन सॉल्व इट फ्रॉम बोथ द फ्रेम्स. और जो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आएगी ए और बी के बीच की, वो दोनों फ्रेम से सेम आएगी, क्योंकि जो फोर्स है वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती है. एक्सेलरेशन इज अ फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी, बट एफ इज फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी. तो मैं इस प्रॉब्लम को दोनों फ्रेम से सॉल्व करूंगा. ठीक है, तो पहला जो अप्रोच है मैं इसे ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व कर रहा हूं. लेट अस सी अप्रोच 1. आई एम सॉल्विंग द प्रॉब्लम फ्रॉम द ground frame, and we all know ground frame is which kind of frame? Inertial frame. So we need not to make any pseudo force for applying Newton's law. In inertial frame you can directly apply Newton's laws. अब आप सोचो कि जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा होकर ऑब्जर्वेशन करेगा, ठीक है, अगर कोई बंदा ग्राउंड पे खड़ा है और वो इस एलिवेटर को देख रहा है, ठीक है, तो इसको एलिवेटर नीचे एक्सेलरेट करते हुए दिख रहा है, कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. और इसके अंदर 2 ब्लॉक्स रखे हैं ए और बी. तो ए एलिवेटर के रेस्पेक्ट में रुका हुआ है और एलिवेटर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नीचे एक्सेलरेट कर रहा है. तो अगर तुम इससे पूछोगे ग्राउंड वाले से कि इसके अकॉर्डिंग इसका परसेप्शन क्या है कि जो ब्लॉक ए है उसकी से एक्सेलरेशन कितनी दिखेगी, तो ही विल से सेम एज दैट ऑफ द एलिवेटर. यानी ये कहेगा कि ए की एक्सेलरेशन इससे दिखेगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट. और अगर आप इससे पूछोगे कि अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज ऑफ डायनेमिक्स व्हाट विल बी द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ब्लॉक ए, तो ही विल से देयर विल बी 2 फोर्सेस एक्टिंग. एक ब्लॉक ए पे बी फोर्स लगाएगा और एक प्लैनेट फोर्स लगाएगा, ग्रेविटी. तो एक इस पे एम ए मास ऑफ ए इंटू जी लगेगी वर्टिकली डाउनवर्ड, और एक इस पे नॉर्मल फोर्स लगेगी. ये कौन लगा रहा है, बाई ब्लॉक बी. ठीक है, अब देखो ए ने बी पे जो फोर्स लगानी है वो भी एन ही आएगी, क्योंकि थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर बी ए पे एन लगाया अपवर्ड, तो ए बी पे एन लगाएगा किधर, डाउनवर्ड, बाई ब्लॉक ए. और आपको प्रॉब्लम में यही चीज कहा गया है बता लगाने को ना, कि व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी. यानी आपको पता क्या लगाना है, द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी. हमने ए का क्यों एफबीडी बनाया, क्योंकि प्रॉब्लम में मास ए का दिया है. आप बी का दिया होता तो बी का भी बना सकते थे, समझ रहे हो आप, ए से भी और बी से भी, दोनों में एन का अपीयरेंस हो रहा है. एन का जो एफबीडी में अपीयरेंस इन्वॉल्वमेंट है वो ए के भी एफबीडी में है, बी में भी है.
बट हम ए का क्यों एफबीडी बना रहे हैं? क्योंकि वी आर गिवन द मास ऑफ ब्लॉक ए। अब अगर आप इससे कहते हो कि अप्लाई न्यूटन्स लॉ, तो ही विल मेक द एफबीडी and he will apply Newton's law. So he will say one force is N, one is your MAG, and it is A downward. And if he is applying Newton's law, say he's taking the positive axis downward, and this is the mass of A. So he will say net force on the y-axis is, I'm taking downward as positive. So नीचे वाली forces को हम plus sign देंगे. AY is A. Now let's apply Newton's second law on y-axis. आप अगर मान लो शॉर्टकट भी कर सकते हो, MCQ कर रहे हो तो सीधे लिख सकते हो MAG minus N is equal to MA ना. यहाँ मैं पूरा सिस्टमैटिक वे में दिखा रहा हूँ. तो I'll get MAG minus N. इस सिस्टम का मास क्या है? MA into A. So therefore N will come to be MAG minus A. Now let us put the values. So mass of A is given to be 0.5 kg, A is given to be 2 meter per second square. G की वैल्यू जो आंसर से SCV में न्यूटन्स लॉ में वो 10 की वैल्यू लेके किया गया है. बट यूजुअली जब आप एग्जामिनेशंस में करोगे, अगर G कुछ भी नहीं दिया है तो 9.8 लेंगे. यहाँ पे हम 10 ले रहे हैं. तो दिस इज 0.5 10 minus 2. So N will come to be 4 न्यूटन. ये आंसर आ गया. ठीक है, देखो ये तुम्हारा आंसर आया किस फ्रेम से? ग्राउंड फ्रेम से. ठीक है, ये हमने प्रॉब्लम को कहां से सॉल्व किया है? फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ग्राउंड. और मैंने आपसे अभी क्या कहा कि आप इस प्रॉब्लम को एलिवेटर के फ्रेम से भी सॉल्व कर सकते हो. एन की वैल्यू सेम आएगी. ग्राउंड इनर्शियल फ्रेम था, हमने कोई सीडो फोर्स नहीं बनाया. अब हम सेकेंड अप्रोच देख रहे हैं. अप्रोच 2. एलिवेटर्स फ्रेम. अब देखो एलिवेटर इज एन एक्सेलरेटिंग फ्रेम. तो ये कैसा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल फ्रेम. यानी बेसिकली इट इज नॉट मेंट फॉर न्यूटन्स लॉज. हाउएवर इफ यू इंसिस्ट टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ इन दिस फ्रेम, then you have to make one false force, one imagination, that is called the pseudo force. And we know from the fundamentals of Newton's law कि pseudo force किधर बनती है? Opposite to the acceleration of the non-inertial frame. और कितनी होती है? Mass of the object multiplied by acceleration of the frame. तो देखो अगर कोई बंदा एलिवेटर के अंदर बैठा है, उसके फ्रेम से सोचो. If somebody is standing inside the elevator, तो कोई अगर बंदा एलिवेटर के अंदर है ना, अब इससे तो एलिवेटर का मोशन परसीव ही नहीं होगा. तो अगर तुम इससे पूछोगे, देखो इसीलिए मैं इसका थॉट बॉक्स बना रहा हूँ, तो तुम अगर इससे पूछोगे कि टेल मी व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो ही विल से 0. यस नो? क्योंकि इसके लिए एलिवेटर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ए रुका हुआ है, क्योंकि खुद ही एलिवेटर के अंदर है, तो इसको ए रेस्ट पे दिखेगा. अब तुम अगर इससे पूछोगे व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग, तो ये कहेगा बाय द नॉलेज ऑफ डायनेमिक्स 2 forces will be acting. One is N, of course, by block A, and another will be the weight of A, MAG, same as reported by somebody who was standing on ground. But he cannot apply Newton's law. ये तो देखो रियल फोर्सेस है, ये दोनों कैसी फोर्स है? असली फोर्सेस. अब ये न्यूटन्स लॉ नहीं लगा सकता क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है. बट अगर ये न्यूटन्स लॉ लगाने पे इंसिस्ट कर जाए, तो जब ये एफबीडी बनाएगा तो अपार्ट फ्रॉम द रियल फोर्सेस इसको एक सीडो फोर्स भी बनानी होगी. तो देखो ये तो आपकी रियल फोर्स बन गई. अब फॉर न्यूटन्स लॉ, ये मैं क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि ये न्यूटन्स लॉ लगाने वाला है. किस फ्रेम से? नॉन इनर्शियल फ्रेम से. तो ये रियल फोर्स है, ये रियल फोर्स है. अब एक सीडो नकली फोर्स बनेगी. किधर? जिधर फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है उसके ऑपोजिट, यानी ऊपर. कितनी? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज ma मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम a. तो ये इसके लिए 3 फोर्सेस लग रही हैं. समझ रहे हो? इस बंदे के लिए जब ये न्यूटन्स लॉ अगर अप्लाई करना चाहेगा तो ये कहेगा इस पे 3 फोर्सेस लग रही हैं. ठीक है, और इसको ब्लॉक कहाँ दिख रहा है? रेस्ट पे दिख रहा है, यानी इसको ब्लॉक की एक्सेलरेशन 0 दिख रही है. अब मान लीजिए इसने वाई एक्सिस ऊपर ले ली, कहीं भी आप ले लो, तो अकॉर्डिंग टू हिम द नेट फोर्स ऑन द वाई एक्सिस विल बी n प्लस MAA. ये भी जुड़ गई एज अ फोर्स क्योंकि ये सीडो फोर्स हो गई.
minus MAG. And according to him, what is AY? 0. Now he is in a state to apply Newton's law, F is equal to MAY. So therefore, N plus MAA minus MAG will be 0. So N will come to be MAG minus A, और आप वही values रख दीजिए. So again, N will come to be 4 Newton. You're getting the same answer. So I've told you, you will get the same value of N whether you are solving from the ground frame or from the elevator frame. अंतर क्या हो गया? बस elevator में तुमने एक extra force भी बनाई, pseudo force. ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं. तो see problem number 14. A pendulum bob of mass 50 gram is suspended from the ceiling of an elevator. Find the tensional force in the string if the elevator goes up with an acceleration, this goes up with deceleration, goes up with uniform velocity, goes down with some acceleration, goes down with some deceleration, and goes down with uniform velocity. देखिए यहाँ पे फंडा क्या लगेगा. सी, पहले हम एक एक्सप्रेशन को डिराइव कर लेते हैं, बाकी सब फिर स्पेशल केस हो जाएंगे. जैसे अभी आपने प्रॉब्लम की थी कुछ उसी तरीके की है. मान लीजिए ये ब्लॉक है, ठीक है, और इसका मास m है, और ये एलिवेटर में हैंग किया हुआ है. ये एलिवेटर में हैंग है, और से एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड. ठीक है, ये अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है कितने से? A से. और आपको स्ट्रिंग में T की वैल्यू पता लगानी है कि टेंशनल फोर्स कितनी होगी. ठीक है, तो अगेन द सेम थिंग, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ T either from the frame of the ground or frame of the elevator. That depends on you. अगर आप elevator frame से बनाओगे तो apart from the real forces we also need to make the pseudo force, और अगर आप ground frame से बनाओगे तो आपको pseudo force लगाने की नीड नहीं है, जैसे अभी हमने प्रॉब्लम में देखा था. तो मान लीजिए मैं ग्राउंड फ्रेम ले रहा हूं. ठीक है, तो अगर आप ग्राउंड से खड़े होकर देखोगे कोई बंदा अगर ग्राउंड से देख रहा है तो ये कहेगा ब्लॉक इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड एट ए ना, क्योंकि ब्लॉक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वही एक्सेलरेशन दिखाएगा जो एलिवेटर की है, क्योंकि एलिवेटर के रिस्पेक्ट में वो रुका हुआ है. तो ग्राउंड वाले को ब्लॉक भी ऊपर एक्सेलरेट करते दिखेगा ए से. और अगर तुम इससे कहोगे इस पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगी, तो ही विल से वन फोर्स विल बी टी, स्ट्रिंग पुल करेगी, वन विल बी mg. Now he can apply Newton's law. He is in the inertial frame. इसे कोई pseudo force बनाने की नीड नहीं है. तो एक ये T ऊपर बनाएगा, एक mg नीचे बनाएगा, and this is your A. तो अगर आप इधर y axis ले रहे हो तो he will say net force on the y axis will be what? T minus mg. What is AY? A. Now apply Newton's law. So I'll get T minus mg is ma. तो आपकी T की वैल्यू कितनी आ गई? देखो mg प्लस a. ठीक है, अब ये जो एंड वाला एक्सप्रेशन आ रहा है ना, हम इसे नोट कर लेंगे और कई प्रॉब्लम्स में हम सीधे इसका यूज करेंगे. ठीक है, ये जो एंड एक्सप्रेशन आ रहा है हम इसको एज अ एंड रिजल्ट नोट कर लेंगे और कई प्रॉब्लम्स में हम सीधे इसका यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो अब हमें फिंगर टिप पे क्या पॉइंट रखना है? हमें फिंगर टिप पे ये पॉइंट रखना है कि इफ देयर इज सम एलिवेटर और इसके अंदर कोई ब्लॉक है या कोई भी लोड है और वो हैंग कर रहा है किसी स्ट्रिंग से, और एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड. कितने से? ए से. और आपको T पता लगाना है, तो T की वैल्यू कितनी हो जाएगी? mg प्लस ए. ठीक है, सीधे आप ये लगा दोगे. अच्छा, अगर प्रॉब्लम में क्या दिया? एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स. अगर नीचे एक्सेलरेट कर रहा है ए से, देखो अगर नीचे ए से एक्सेलरेट कर रहा है तो सिंपली जो ये वाला मॉडल है, ये एक्सप्रेशन है, इसमें आप ए को रिप्लेस कर दो. किससे? माइनस ए से. क्योंकि आपने ये जो डेरिवेशन की है इसमें क्या माना है कि इट वाज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड. तो अगर वो नीचे एक्सेलरेट करेगा तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी? mg माइनस ए.
अगर प्रॉब्लम में ये कह दिया जाए कि केबल इज ब्रोकन, अगर एलिवेटर की केबल ब्रेक कर जाए, ठीक, तो अब देखो जब ये केबल ब्रेक कर जाएगी इट विल बी इन फ्री फॉल, यानी ये नीचे एक्सेलरेट करेगा कितने से, जी से ना। अब नीचे एक्सेलरेट कर रहा है तो यही वाला फंडा लगेगा, और ए को जी रख दे तो टी हो जाएगा एम जी माइनस जी, यानी टी विल बी 0। अब स्ट्रिंग टेंशनल फोर्स में रहेगी नहीं, ठीक है ना, वो लूज हो जाएगी, टी विल बी 0 अगर केबल ब्रेक हो जाएगा। तो अब आप जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करोगे तो सीधे आप ये फंडा लगा सकते हो कि अगर ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है टी विल बी एम जी प्लस ए, नीचे एक्सेलरेट कर रहा है एम जी माइनस ए, और अगर केबल टूट गई है तो टी विल बी 0। देखिए सेम कंसेप्ट लगेगा, सेम कंसेप्ट लगता है, क्योंकि अभी यहाँ पे ये कर रहा है, ये पॉइंट भी देख ले कि अगर आपको थोड़ा सा बस प्रॉब्लम का वेरिएशन दे दिया जाए कि अगर एक एलिवेटर दे दिया जाए और इसमें एक स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया जाए और इससे कोई मास हैंग कर दिया जाए, ठीक है ना, और आपसे पूछा जाए रीडिंग ऑफ बैलेंस, तो देखो यहां पे भी यही फंडा लगेगा, क्योंकि जब आप इसका एफबीडी बनाओगे तो इस पर एक टी लगेगा, एक एमजी लगेगा, या सुनो, और बैलेंस रीडिंग वही देगा, क्योंकि देखो बैलेंस मास को खींचेगा टी से और मास बैलेंस को पुल करेगा टी से, तो जो रीडिंग होगी वो टी की ही वैल्यू होगी। तो सेम फंडा यहां पे लग जाएगा, बस नाम बदल गया, यहां आपसे टेंशनल फोर्स पूछा गया और इसमें टी पूछ लिया जाएगा, अरे ये रीडिंग ऑफ द बैलेंस, तो रीडिंग कितनी होगी, अगर एलिवेटर ऊपर एक्सेलरेट कर रहा होगा तो रीडिंग होगी एम जी प्लस से, अगर नीचे एक्सेलरेट कर रहा होगा तो रीडिंग होगी एम जी माइनस से, और अगर केबल ब्रेक हो जाएगा, केबल ब्रोकन, तो रीडिंग कितनी हो जाएगी, 0। ठीक, इसी तरीके से देखो कई प्रॉब्लम्स में आपको इसी एलिवेटर में किसी आदमी को दे देते हैं, भी ऐसी भी प्रॉब्लम मिलेगी आपको, और आदमी वेट मशीन पे खड़ा होता है, ठीक है, और आपसे पूछता है रीडिंग ऑफ द वेट मशीन। रीडिंग वही चीज, यहां पे स्प्रिंग की जगह क्या है कि आदमी रीडिंग ऑफ वेट मशीन। अब देखो वेट मशीन जो रीडिंग देगी यही आपका एपेरेंट वेट होगा ना, आपका एक्चुअल वेट, ट्रू वेट तो कितना होता है mg, बट जो जैसे तुम वेट मशीन पे खड़े हुए हो और तुम्हारी रीडिंग मिल रही है 70 kgf, तो यानी तुम्हारा जो अपेरेंट वेट है वो 70 kgf है, तो ये जो रीडिंग मिलती है ये अपेरेंट वेट होता है। तो अगर प्रॉब्लम में रीडिंग ऑफ द वेट मशीन कहा जाए या तुम्हें तुम्हारा क्या पता करना हो, अपेरेंट वेट पता करना हो, तो देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे आप पे एक वेट मशीन नॉर्मल फोर्स लगाएगी और एक mg आप पे लगेगा, ठीक है ना। अब यहां बेसिकली अगर अब आप वेट मशीन पे n लगाओगे और यही आपको रीडिंग देती है, तो यानी अगर आपको रीडिंग ऑफ द वेट मशीन पता करनी है तो n की वैल्यू पता करनी है, ठीक है, आपको किसकी वैल्यू पता करनी है, n की। यहां पे भी देखो आप एफबीडी जब बनाओगे तो वही, जैसे यहां पे t था, यहां पे t का रोल कौन प्ले कर रहा है, n प्ले कर रहा है, तो ये n बनेगा, ये m हो गया, ये mg, और ऊपर अगर एक्सेलरेट a कर रहा है और आप ग्राउंड से देख रहे हो तो आपकी नेट फोर्स y एक्सेस पे कितनी आएगी, n माइनस mg, ay will be a, so if you apply Newton's law, so we'll get n minus mg will be what, ma, तो n will come to be what, mg plus a, तो वही वाला देखो वही फॉर्मूला यहाँ पे भी आ रहा है n का भी, जो t का आया था, ठीक है, अगर नीचे एक्सेलरेट करेगी तो क्या आएगी, g माइनस से। तो इन सब सिचुएशन में आप देख रहे हो जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो आइडेंटिकल आ रहा है, एक आप याद रखोगे, बाकी वही चीज आप कोरिलेट कर लोगे। टी हो गया टेंशनल फोर्स इन द स्ट्रिंग, रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, रीडिंग ऑफ द वेट मशीन या अपेरेंट वेट ऑफ द मैन, अपेरेंट वेट ऑफ द मैन, सब में यही फॉर्मूला लगेगा कि जब एलिवेटर ऊपर एक्सेलरेट करेगा तो g प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई मास, नीचे एक्सेलरेट करेगा तो g माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई मास, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आप प्रॉब्लम देखिए, अब प्रॉब्लम में सीधे आपको फॉर्मूले लगा देनी है। पेंडुलम का बॉब है जिसका मास है 50 ग्राम
और वो सीलिंग से एलिवेटर में, सी प्रॉब्लम नंबर 14, एक पेंडुलम है और इसका जो बॉब है इसका मास है 50 ग्राम एंड इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द एलिवेटर। आपको स्ट्रिंग में टी पता लगाना है। पहला केस है गोज अप विद एन एक्सेलरेशन दिस। अब देखिए आपको टी पता लगाना है। अब मैंने आपको पूरा फंडामेंटल बता दिया, अब सीधे आपको यही एक्सप्रेशन से अप्लाई करना है। तो पहले में एलिवेटर इज गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन ए, तो टी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एम जी प्लस ए। या सुनो, तो टी की वैल्यू हो जाएगी 50 ग्राम को आप केजी में कन्वर्ट कर दीजिए, जी को 10 ले लीजिए और ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.2। ठीक है, तो अगर 10 की वैल्यू है आई गेस वैसे ये 9.8 पे आएगा क्योंकि 1.2 दी हुई है, कुछ भी नहीं दिया, वी टेक 9.8। डिपेंड की पीछे आंसर क्या दिया, अगर कुछ भी नहीं दिया तो रूल ये होता है कि हमें 9.8 लेना चाहिए, बट एससीबी में कहीं कहीं पे आंसर में उन्होंने 10 के अकॉर्डिंग आंसर दे दिया। दैट डजंट मैटर, अगर एग्जामिनेशन में आता है कुछ नहीं दिया है, जी की वैल्यू 10 नहीं दी है तो वी विल टेक 9.8। ठीक है, तो यहाँ ए कितना है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर मैं इसको 9.8 ले रहा हूँ और इसको कितना ले लूँ 1.2, सो टी विल कम टू बी 50 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 9, 10, 11। ठीक है, न्यूटन। ये आ जाएगा आपका पहले केस में। बी में देखिए, बी में कह रहा है गोज अप विद डी एक्सेलरेशन। अब देखो एलिवेटर तो ऊपर जा रहा है बट रिटार्डेशन हो रही है, डी एक्सेलरेशन हो रही है। हमें जा किधर रहा है उससे मतलब नहीं है, वो तो वेलोसिटी बताएगी ना। एलिवेटर जा किधर रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, हमें ए के डायरेक्शन से मतलब है। तो ये जा ऊपर रहा है और डी एक्सेलरेट कर रहा है, यानी ए किधर होगा नीचे, और कितना ए है, अगेन सेम थिंग 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब क्या फॉर्मूला लगेगा टी का, एम जी माइनस ए वाला ना, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है। ध्यान रखना जा किधर रहा है उससे मतलब नहीं है, हमें ए के डायरेक्शन से मतलब है। तो ये कितना हो जाएगा 50 वही चीज ग्राम, जी की वैल्यू 9.8 ले लीजिए -1.2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 50 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई विल गेट हाउ मच 8.6 न्यूटन। या सुनो, ठीक है, अगर जी को हम 9.8 ले रहे हैं, अगर 10 लोगे तो अकॉर्डिंगली जी को 10 ले लेंगे। ठीक, थर्ड केस में कह रहा है गोज अप विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखिए तीसरे केस में आपका एलिवेटर ऊपर जा रहा है गोइंग अप और इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो टेल मी वन थिंग, अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कैन आई से ए विल बी 0। तो अब टी किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी, क्योंकि ए 0 हो गया। तो टी विल बी सिंपली व्हाट 50 इंटू 10 की पावर -3 के जी इंटू 9.8 न्यूटन। अब यहाँ ए का कोई रोल ही नहीं क्योंकि ए 0 हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी हो या एलिवेटर रुका हो, दोनों ही केसेस में ए 0 होगा। तो उस केस में टी विल बी सेम एज द एक्चुअल वेट ऑफ द ब्लॉक। फोर्थ केस क्या है, गोज डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ दिस। अब नीचे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.2। देखिए जो आपका केस डी है, डी है, कैन आई से दिस इज सेम एज बी। डी केस में कह रहा है कि वो नीचे जा रहा है ना, तुम्हारा एलिवेटर नीचे जा रहा है और नीचे जाते वक्त वो एक्सेलरेट कर रहा है, यानी ए नीचे होगा तो आ जाएगा वही फॉर्मूला लग जाएगा। अब नीचे वाला, नीचे एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, एम जी माइनस ए, और यही आपका केस बी में आया था, बस लैंग्वेज अलग थी। केस बी में थे क्या था, जा ऊपर रहा था, रिटार्डेशन हो रही थी, और केस डी में क्या है, जा नीचे रहा है और एक्सेलरेशन हो रही है। तो बी और डी दोनों में जो ए का डायरेक्शन है वो नीचे है, तो दोनों में टी की वैल्यू सेम आएगी। Now E goes down with d acceleration of this। अब देखिए E वाला केस जो है, कैन आई से E में कह रहा है जा नीचे रहा है और d एक्सेलरेट कर रहा है। तो अगर नीचे जा रहा है और d एक्सेलरेट कर रहा है तो A विल बी अपवर्ड। तो फॉर्मूला क्या लगेगा T का, m g प्लस A वाला फॉर्मूला, सेम एज के से, सेम एज के से। और F में कह रहा है कि गोइंग डाउन विथ
कांस्टेंट वेलोसिटी, एफ में क्या रहा है, नीचे जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो ए विल बी 0 और इस केस में टी विल बी इक्वल टू व्हाट, mg। गॉट द पॉइंट। तो अब आप सीधे जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो कि टी पता लगाना हो, अपेरेंट वेट पता लगाना हो, स्प्रिंग की रीडिंग पता लगाना हो, तो आप सीधे एक्सप्रेशन लगा दो, टी इज इक्वल टू एम जी प्लस ए या एम जी माइनस ए, डिपेंडिंग की उसकी एक्सेलरेशन किधर है। ठीक है, दैट वाज प्रॉब्लम नंबर 14। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सी प्रॉब्लम नंबर 15। अब देखो 15 भी अभी ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट वाज द एडवांटेज कि हमने पूरा डिटेल में एनालिसिस कर ली। 15 भी उसी फंडामेंटल पे बेस्ड है। A person is standing on a weighing machine placed on the floor of an elevator. The elevator starts going up with some acceleration, moves with uniform velocity, and finally deaccelerates to stop. The maximum and the minimum recorded weights are 72 kg and 60 kg. Assuming that the magnitude of the acceleration and the retardation deacceleration are the same, find part A, the true weight of the person, and part B, the magnitude of the acceleration, और G को 9.9 लेने को कहा गया है। ठीक है, तो सी पहले तो प्रॉब्लम को हम एक पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। एक आदमी एलिवेटर के अंदर एक वेट मशीन पे खड़ा है। याद है अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले ये वाला फंडा भी बताया था। तो एक आदमी एलिवेटर के अंदर एक वेट मशीन पे खड़ा हुआ है। ठीक है, और पहले एलिवेटर देखो, एलिवेटर के 3 फेजेस दिए, जा तो ये ऊपर ही रहा है, तीनों में ये जा ऊपर रहा है, बट हमें जाने से तो मतलब है नहीं। हमें किससे मतलब है कि उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है। तो पहले में वो एक्सेलरेट किया, पहले फेज में वो एक्सेलरेट किया, दूसरे में वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और तीसरे में डी एक्सेलरेट किया, यानी रिटार्डेशन हुई। और आपसे कह रहा है जितने से वो एक्सेलरेट किया उतने से ही वो रिटार्ड किया है, और इस फेज में इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी इस फेज में ए वैल्यू 0 है। ठीक, और जो वो वेट मशीन उसकी रीडिंग्स दे रही है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सबको दिया है। तो याद है अभी मैंने आपको ये फंडा बताया था कि रीडिंग ऑफ द वेट मशीन, ये जो कहलाता है अपेरेंट वेट, ये भी सेम उसी लॉजिक पे है। तो n की वैल्यू क्या होती है, इफ द एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड n विल बी m g प्लस ए, और अगर एलिवेटर की एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगी तो n क्या होगा, m मल्टीप्लाइड बाई g माइनस ए। सेम वही फंडा जो t वाला है वही यहां पे भी लग जाएगा, n पे केवल t की जगह n हो गया। तो सेम थिंग अगर हम यहां पे लगाए तो यहां देखो ये एक्सेलरेटेड मोशन है, तो n की वैल्यू होगी m g प्लस ए। ठीक, जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो a विल बी 0, तो n विल बी व्हाट, सिंपली mg। और जब इसमें रिटार्डेशन होगी यानी एक्सेलरेशन नीचे है तो n विल बी व्हाट, m g माइनस ए। देखो हर जगह n बदल जा रहा है, यानी देख रहे हो, इसको n1 नाम दे दे, इसको n2, इसको n3। तो सी द ब्यूटी, जो वेट मशीन की रीडिंग आ रही है वो बदल रही है। यानी अगर तुम एलिवेटर के अंदर खड़े हो, जस्ट विजुअलाइज करो कि तुम एलिवेटर के अंदर खड़े हो, तुम एक वेट मशीन पे खड़े हो, जैसे किसी मॉल में आप खड़े हो और एलिवेटर में आप जा रहे हो, वेट मशीन पे खड़े हो, तो जो वेट मशीन तुम्हारी रीडिंग देगी ना वो बदलेगी। जब वो एलिवेटर अपनी स्पीड बढ़ाएगा तब वो कुछ और रीडिंग देगी, जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तब वो कुछ और रीडिंग देगी, जब वो रिटार्ड करेगा रुकने के लिए तब आपकी रीडिंग कम हो जाएगी। और जो आपका परसेप्शन होगा अपने वेट का वो इसी रीडिंग से होगा। भाई आप अपना वेट कैसे जानोगे, इसी रीडिंग से। तो इसीलिए इस रीडिंग को क्या कहते हैं, अपेरेंट वेट। क्या कहलाएगा ये, अपेरेंट वेट, वर्चुअल वेट। और ट्रू वेट आपका क्या होगा, mg। तो अपेरेंट वेट ट्रू वेट के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी। कब वो इक्वल होगा, यहाँ पे व्हेन द एलिवेटर इज नॉन एक्सेलरेटिंग, तब देखो जो वेट मशीन तुम्हें रेटिंग दे रही है वो mg के इक्वल दे रही है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि आप एलिवेटर के अंदर हो तब आपकी वेट मशीन वही रीडिंग देगी, अपेरेंट वेट वही होगा जो ट्रू वेट है। तो एक लाइन का आंसर होगा व्हेन द एलिवेटर इज नॉन एक्सेलरेटिंग। चलिए अब देखिए यहां पे आपको मैक्सिमम रीडिंग मिलेगी इनकी।
क्योंकि जी में ए ऐड हो रहा है, तो दिस इज मैक्सिमम अपेरेंट वेट, मैक्सिमम रिकॉर्डेड वेट ना, मैक्सिमम यू कैन से रिकॉर्डेड और अपेरेंट वेट। और यहां देखो जी में ए सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये आपको क्या मिलेगी, मिनिमम रिकॉर्डेड वेट। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम में इन्होंने मैक्सिमम और मिनिमम रिकॉर्डेड वेट दिया है। मैक्सिमम इज 72 kg एंड मिनिमम इज 60 kg। बेसिकली देखो ये जो यूनिट है ये मास की है, इसको अगर आप वेट में लोगे तो आप इसको g से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो वी कैन से n1, भाई मैक्सिमम तो n1 है ना, तो n1 इज 72 kgf लिख सकते हो आप, यानी 72 मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ g। And what is your N2 minimum? ये minimum not N2 sorry N3 ये minimum देगा, और ये क्या है maximum। तो N3 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आपको दी हुई है, हाउ मच, 60 kg, यानी 60 kgf वेट में, और न्यूटन में लिखोगे तो आप g से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपको N3 की वैल्यू मिल गई और ये N1 की वैल्यू मिल गई। ठीक है, और g की वैल्यू आपसे क्या कहा गया है, 9.9 लेने के लिए। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 में n1 रख दो, सो you'll get what, 72 multiplied by g is what, mass of the man, g plus a, ये पहली इक्वेशन a बन गई। चलिए अब आप n3 की वैल्यू इक्वेशन 3 में रख दीजिए, तो सेकंड इक्वेशन आपकी मिलेगी 60g प्लस व्हाट, m g माइनस a, लेट इट बी इक्वेशन b। ठीक है, अब अगर आप देखो इक्वेशन ए और बी को मैं डिवाइड कर दूं, इफ आई एम डिवाइडिंग इक्वेशन ए बाय इक्वेशन बी, सो आई विल गेट 72g डिवाइडेड बाय 60g विल बी व्हाट, m g प्लस a डिवाइडेड बाय m g माइनस a। अब देखिए m कैंसिल आउट हो गया, इधर से g कैंसिल आउट हो गया। नाउ कैन यू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a, सो आई विल गेट 72g माइनस 72a विल बी व्हाट, 60g प्लस 60a। ठीक है, तो यहां से a एडअप हो जाएगा, तो 72 माइनस 60 विल बी व्हाट, 12g विल बी इक्वल टू व्हाट, 72 प्लस 60, दैट इज हाउ मच, 132a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 12g डिवाइडेड बाई 132। ये सुनो, ये आपकी a की वैल्यू आ गई। फाइनली आप g की वैल्यू 9.9 दी है, वो रख दोगे तो विल गेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ a। तो आप देखो क्या फायदा था, यहाँ आपने दो इक्वेशन बना ली, एक मैक्सिमम वेट की और एक मिनिमम वेट की, जो आपको दिए हुए थे, और उनकी वैल्यू रखने के बाद आप सिंपली ए की वैल्यू पता लगा लिया इन टर्म्स ऑफ जी। फाइनली यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, ओके। और इसमें कुछ पूछा था, तो एक तो आपसे ट्रू वेट पूछ रहा है और फिर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन पूछा। अब देखो ट्रू वेट कैसे पता चलेगा, क्योंकि आपको मास नहीं दिया है कहीं पे प्रॉब्लम में, यू आर नॉट गिवन द मास। नो, यू गॉट द वैल्यू ऑफ a। once you got the value of a, put it in any of the equation a or b, किसी भी इक्वेशन a और b में रख दीजिए a की वैल्यू आपकी mg की m आ जाएगा, एंड ट्रू वेट विल बी व्हाट, mg। क्लियर है, तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द मास एंड द ट्रू वेट। ठीक है, तो दैट वाज योर प्रॉब्लम नंबर 5। okay, now let's see problem number 16। find the reading of the spring balance shown in the figure। the elevator is going up with an acceleration of g by 10। the pulley and the string are light and the pulley is smooth। okay, now see, basically you can see that this is an elevator and the elevator is accelerating upward with a acceleration of g by 10। और आपको पता लगाना है कि स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी। वी ऑल नो द फंडामेंटल कि अगर ये स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है, और जहां से कुछ भी ऑब्जेक्ट हैंग है, तो अगर आपको इसकी रीडिंग पता लगानी है तो बेसिकली आपको ये जो स्ट्रिंग है जो बैलेंस और ऑब्जेक्ट को जोड़ रही है, इसमें टेंशनल फोर्स पता लगानी है। जो टेंशनल फोर्स होगी दैट विल बी द रीडिंग ऑफ बैलेंस। ठीक है, तो बेसिकली देखो यहाँ पे ये जो हुक है, यहाँ जो टेंशनल फोर्स होगी हुक में या कॉन्टैक्ट में, ये आपको पता लगाना है ये।
ठीक है, पुली और बैलेंस के बीच में, क्योंकि जो ये टी की वैल्यू होगी वही आपको बैलेंस की रीडिंग देगी। ठीक है, नो द सेम थिंग, द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम और फ्रॉम द फ्रेम ऑफ एलिवेटर। अब यहाँ पे आप देखो, हमने जो न्यूटन्स लॉ में फंडामेंटल्स देखा था उसमें हमने देखा था कि अगर कोई पुली है, ठीक, और ये पुली का हुक है, और पुली से अगर आप दो मास हैंग कर दो, M1 और M2, M1 और M2, तो पुली के फ्रेम में यानी कोई बंदा पुली से ऑब्जर्वेशन कर रहा है, ऐसा समझो, पुली का फ्रेम का ये मतलब हुआ। तो पुली के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर इसकी एक्सेलरेशन ऊपर ए है तो इसकी नीचे ए होगी, याद है? तो दिस वी हैव सीन इन द फंडामेंटल्स ऑफ न्यूटन्स लॉ। ठीक है, यानी पुली के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पुली के क्लैंप, ये क्लैंप हो गया, पुली कहो या क्लैंप को या हुक कहो, इनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब यहां पे देखो, जो क्लैंप है ये पुली है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्लैंप इज ऑल्सो एक्सेलरेटिंग। देख रहे हो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्लैंप एक्सेलरेट कर रहा है कितने से, G/10 से। बट एलिवेटर के रिस्पेक्ट में क्लैंप फिक्स्ड है। तो अगर तुम एलिवेटर से इसमें देखोगे, अगर आप एलिवेटर के फ्रेम में आके खड़े हो जाइए और वहां से ऑब्जर्वेशन कीजिए, ठीक है, थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इन एलिवेटर फ्रेम। ठीक है, तो अगर आप एलिवेटर के फ्रेम से इसका ऑब्जर्वेशन करोगे तो यू कैन सी कि बोथ द ब्लॉक्स आर ऑन टू साइड्स ऑफ अ पुली। ठीक है, ब्लॉक्स आर ऑन टू साइड्स ऑफ पुली। तो अगर आपको, आप कहाँ हो एलिवेटर के अंदर, अगर आपको एक ब्लॉक ऊपर ए से एक्सेलरेट करते हुए दिखेगा तो श्योरली दूसरा वाला नीचे ए से एक्सेलरेट करते हुए दिखेगा। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी वी हैव अप्लाइड, क्योंकि एलिवेटर फ्रेम इज सेम एज द पुली फ्रेम। अगर तुम एलिवेटर फ्रेम की बात करो तो वो पुली का ही फ्रेम है, क्योंकि पुली एलिवेटर में रुकी हुई है ना। तो पुली के फ्रेम में ये प्रॉपर्टी लगती है कि दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो एलिवेटर के फ्रेम में आपको दोनों के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम दिखेगा, बट नॉट फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम। ग्राउंड फ्रेम से अगर आप निकालोगे तो आपको रिलेटिव इक्वेशन लगानी होगी कि ए ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी व्हाट, ए ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर प्लस ए ऑफ एलिवेटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर आप ग्राउंड से प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो दोनों के ए के मैग्नीट्यूड सेम नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि एलिवेटर इज ऑल्सो एक्सेलरेटिंग। तो ये देखो, ये ऊपर एक्सेलरेट करेगा तो इसमें एलिवेटर वाला दोनों के डायरेक्शन सेम हो जाएंगे और इसमें सब्ट्रैक्शन होगा, यानी ग्राउंड फ्रेम से दोनों का ए अलग आएगा। बट एज फार एज द फ्रेम ऑफ एलिवेटर इज कंसर्न, बोथ विल हैव द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो सॉल्विंग द प्रॉब्लम फ्रॉम द एलिवेटर फ्रेम विल गिव यू दिस एडवांटेज। अगर आप इसको एलिवेटर के फ्रेम से सॉल्व करोगे तो तुम्हें ये एडवांटेज मिल जाएगा कि तुम्हें रिलेटिव इक्वेशन लगा के ग्राउंड पे जो ए ऐड करके निकालना था वो नहीं करना होगा। यू कैन सिंपली से कि A will be having same magnitude in the frame of elevator. So I'm choosing the frame of reference to be what? To be the elevator's frame, क्योंकि अपने को तो ये T पता लगाना है ना, and फोर्स फ्रेम इंडिपेंडेंट। तो चाहे आप इसे एलिवेटर फ्रेम से सॉल्व करो या ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करो, जो T की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। अब अगर आप एलिवेटर फ्रेम पे आते हो, यहीं से सॉल्व करेंगे, तो बोथ द ब्लॉक्स विल हैव, इस फ्रेम में आप कहोगे बोथ ब्लॉक्स हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, ओके, से ए। ठीक है, अब देखिए, पुली के दोनों साइड जो टेंशनल फोर्स होगी वो भी सेम होगी। तो टी प्राइम मान लेते हैं, क्योंकि इसको मैं टी मान रहा हूं, तो टी का नाम तो इसके लिए रिजर्व हो गया ना। तो यहां मान लो स्ट्रिंग में जो टेंशनल फोर्स है वो टी प्राइम है और यहाँ टी प्राइम है। नो, ब्लॉक 1 पे, ये ब्लॉक 1 ले लेते हैं, M1 और ये M2। तो स्ट्रिंग वाली फोर्स हमेशा पुलिंग फोर्स होती है, तो टी प्राइम ऊपर लगेगी और
m1g नीचे लगेगा और इस पे भी t प्राइम ऊपर लगेगी और m2g नीचे लगेगा। ये तो रियल फोर्सेस है। नो एलिवेटर फ्रेम इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम क्योंकि इट इज एन एक्सेलरेटिंग फ्रेम। तो ये कैसा फ्रेम है ना, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, देख रहे हो ना, क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रहा है। तो अगर तुम इस पे न्यूटन्स लॉ अप्लाई करोगे तो तुम्हें एक क्या बनाना होगा, सीडो फोर्स, क्योंकि बिना सीडो फोर्स बनाए आप न्यूटन्स लॉ नहीं अप्लाई कर सकते। अब सवाल है सीडो फोर्स बनेगी किधर, तो आपका फ्रेम किधर है, एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर, तो सीडो फोर्स किधर बनेगी, नीचे। दोनों ब्लॉक्स पे आपको एक सीडो फोर्स बनानी होगी, किधर, वर्टिकली डाउनवर्ड। और एलिवेटर के ऊपर एक्सेलरेशन कितनी है, g/10। तो जब आप ये सीडो फोर्स बनाओगे तो ये होता है m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो ये कितनी बनेगी, mg/10। ठीक, चलिए अब हम एफबीडी बनाते हैं। तो सबसे पहले देखो हम m1 का एफबीडी बनाते हैं, एफबीडी ऑफ m1। तो अगर आप m1 को देखिए तो m1 पे ऊपर फोर्स क्या लगी, t प्राइम, नीचे क्या लगेगी, m1g, और एक सीडो लगेगी कितनी, एक सीडो फोर्स लगेगी कितनी, m1g/10। ये कौन सी फोर्स है, ये वाली फोर्स सीडो फोर्स है। और आपको क्या दिख रहा है कि m1 इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड एट a, यही दिख रहा है आपको कि m1 ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है कितने से, a से। तो अगर मैं ऊपर y एक्सिस ले लिया, क्यों a से, क्योंकि आप किस फ्रेम से सॉल्व कर रहे हो, एलिवेटर फ्रेम से। क्लियर है ना, आप एलिवेटर फ्रेम से सॉल्व कर रहे हो। देखो t प्राइम नीचे m1g m2g, और दोनों की एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है। तो आपकी जो नेट फोर्स y एक्सिस पे आएगी वो आ जाएगी t प्राइम पॉजिटिव माइनस m1g/10 माइनस m1g, और ay की वैल्यू कितनी है, a। Now let's apply Newton's second law on the x-axis, sorry, y-axis. So you will get the equation t prime minus m1g/10 minus m1g is equal to what, m1a। ठीक है, ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई फ्रॉम द एफबीडी ऑफ m1। चलिए अब इसी तरीके से आप एफबीडी बना लीजिए, किसका, एफबीडी ऑफ m2। तो m2 पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगी, तो m2 आपका फ्रेम एलिवेटर का फ्रेम है, तो m2 पे देखो दो तो रियल फोर्स लगेगी, t प्राइम और m2g। और तुम एलिवेटर के फ्रेम से देख रहे हो तो तुम्हें ये नीचे एक्सेलरेट करते हुए दिख रहा है a से, तो ये एक रियल फोर्स बन गई t प्राइम और एक m2g, और एक सीडो बनेगी, सीडो ऑलरेडी वी हैव सीन, किधर बनेगी, नीचे, कितनी, तो हमने अभी यहाँ लिखा था इसलिए सीडो बनेगी mg/10, और यहाँ मास कितना ले लेंगे, m2, यानी m2g/10। अगेन याद रखना ये कौन सी फोर्स है, सीडो, क्योंकि सीडो आपको बनानी होगी तभी आप न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पे भी एक एक्सिस की नीड है, आपकी चॉइस है, जिधर आप पॉजिटिव लेना चाहो। तो मान लो मैं इसमें नीचे पॉजिटिव ले लेता हूँ एक्सिस, क्योंकि ये दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आई कैन चेंज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। तो नेट फोर्स ऑन द y एक्सिस इज m2g plus m2g/10 minus t prime. What is your ay? Is simply a. Now let's apply the Newton's second law on the y-axis. So I'll get m2g plus m2g/10 minus t prime will be equal to what, m2a। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक, तो अब देखो आपकी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब सिंपल मैथमेटिक्स है, अब यहां तक डायनेमिक्स थी, अब डायनेमिक्स का रोल खत्म। आपकी दो इक्वेशंस आ गई न्यूटन्स लॉ से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, जो किन क्वांटिटीज को रिलेट कर रही है, टी प्राइम को और ए को। अब सवाल है कि हमें निकालना क्या है। तो हमसे प्रॉब्लम में ये पूछा गया था कि हमें पता लगाना है रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, और मैंने आपको बताया था कि रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस का मतलब है कि पुली और बैलेंस के बीच का जो कॉन्टैक्ट है उसमें जो टेंशनल फोर्स होगी टी, इसकी वैल्यू आपको पता लगानी है। अब टी डिपेंड करेगा किस पे, टी प्राइम पे। देखो
अगर आप पुली का एफबीडी बना दो, इफ यू आर मेकिंग द एफबीडी ऑफ पुली, तो आइडियल पुली मासलेस होती है ना, तो यानी पुली का मास हम लेंगे 0। तो अगर आप देखो पुली का एफबीडी बनाओगे तो पुली पे जो कांटेक्ट स्प्रिंग से उसे जोड़ा हुआ है वो एक टेंशनल फोर्स लगाएगा टी ऊपर, ठीक है, और दोनों तरफ स्ट्रिंग पास हो रही है नीचे, ये दो स्ट्रिंग्स हैं जिस पे तुमने टेंशनल फोर्स कितनी मानी है, टी प्राइम, तो यानी टी प्राइम नीचे लगेगा, टी प्राइम नीचे लगेगा और टी लगेगा ऊपर। और आप किस फ्रेम से देख रहे हो, एलिवेटर फ्रेम से देख रहे हो ना, तुम तो एलिवेटर से देख रहे हो। सीडो फोर्स बनेगी लेकिन इसमें मास है ही नहीं, तो अगर मास सही नहीं तो सीडो फोर्स विल बी 0, क्योंकि m इंटू ए, तो ए तो एलिवेटर का है, तो अगर आप सीडो फोर्स नीचे बनाओगे तो m विल बी 0, पुली का तो कोई मास नहीं है तो सीडो फोर्स विल बी 0, ठीक है, और ए पुली का 0 दिखेगा क्योंकि आप किस फ्रेम में खड़े हो, एलिवेटर के फ्रेम में खड़े हो। तो यहां अगर आप न्यूटन्स लॉ लगाते हो तो सिंपली आपका एफबीडी एकदम सिंपल बन जाएगा। ऊपर बन रहा है कितना, टी, ये पुली हो गई विच इज मासलेस, और नीचे बन रहा है 2t प्राइम। सीडो बनेगी नहीं क्योंकि मास है नहीं, ms 0, और a भी 0 दिख रहा है क्योंकि आप एलिवेटर के फ्रेम में हो, आपको पुली रेस्ट पे दिख रही है, तो आप कहोगे t विल बी इक्वल टू व्हाट, 2t प्राइम, यस और नो, यही आएगी इक्वेशन। पूरी डिटेल में अगर आप लिखना चाहोगे तो वही चीज पूरी डिटेल में आप ऐसा लिख सकते हो कि नेट फोर्स ऑन द वाई एक्सिस इज व्हाट, t minus 2t prime, now m is also 0, a is also 0, so if you are applying Newton's law, so you'll get t minus 2t prime will be 0, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 2t prime। तो अगर आपको ये t पता लगाना है रेटिंग ऑफ द बैलेंस, तो आपको t प्राइम पता लगाओ और उसका ट्वाइस कर दो। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से बेसिकली हमें क्या पता लगाना है, t प्राइम पता लगाना है, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें t प्राइम पता लगाना है। अब वो सिंपल मैथमेटिकल स्किल है, हमें a एलिमिनेट करना है। तो अगर आपको a एलिमिनेट करना है तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से a को क्या बना लो, सब्जेक्ट, और इक्वेट कर दो। तो मैं अप्रोच लिख दे रहा हूं, जैसे आप सॉल्व कर लोगे आखिरी मैथमेटिकल स्टेप। तो मेक a एज सब्जेक्ट इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में a कितना आ जाएगा, a विल कम टू बी t प्राइम माइनस m1g बाई 10 माइनस m1g डिवाइडेड बाई m1, ठीक है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन 2 से a कितना आ जाएगा, m2g प्लस m2g बाई 10 माइनस t प्राइम डिवाइडेड बाई m2, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4, राइट। अब आपके अगर और भी मेथड है a को एलिमिनेट करने के, आप पहले वाले को m2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको m1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर तुम इसको m2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको m1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, a के कोएफिशिएंट दोनों में सेम हो जाएंगे। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देयर आर सो मेनी मेथड्स, डिपेंड कि आपको क्या कन्वीनियंट लगता है। तो आप चाहो दोनों में a को सब्जेक्ट बना दो और इससे इक्वेट कर दीजिए। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ व्हाट यू विल गेट t प्राइम आ जाएगा, m1 और m2 दिया है, g की वैल्यू रख दोगे, t प्राइम आ जाएगा। अब रीडिंग ऑफ बैलेंस कितनी थी, याद है मैंने बताया था आपको, तो रीडिंग ऑफ बैलेंस कितनी आएगी, t, और t हमने देखा किसके इक्वल है, 2t प्राइम के, तो दिस विल बी द रीडिंग ऑफ द बैलेंस, ठीक है। तो दिस इज द हाउ वी हैव सॉल्व